हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम जो है 10th क्लास का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, जो कि हमने आज कंप्लीट करना है। ठीक है, 5-7 क्वेश्चन रह गए हैं, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 11 क्वेश्चन तक हम पहले कर चुके थे। आज हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? Write one equation each for decomposition reactions where energy is supplied in the form of heat, light और electricity। आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन को बताना है 3 सेंस में, 3 टर्म में, कि जब डीकम्पोजिशन हीट से हो रही हो, डीकम्पोजिशन लाइट से हो रही हो और डीकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी से हो रही हो। डीकम्पोजिशन टेकन प्लेस बाय हीट, लाइट एंड एनर्जी। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इन ईच केस यू हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन। आपको हर एक केस में क्या करना है? इक्वेशन को लिखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायरिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज आर। फर्स्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जब हमने यहाँ पर हीट सप्लाई की, हीट के लिए सिंबल्स हम ट्रायंगल का यूज करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो ये किस में ब्रेक हो जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाई ऑक्साइड में। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाई ऑक्साइड में। अब हम वापस चलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन पे, कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन वियोजन अभिक्रिया ऐसी रिएक्शंस थी जिसमें एक रिएक्टेंट, एक अभिकारक 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक होता था, 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद में वहां पर प्रोड्यूस करता था। तो यहाँ पे आते हैं, कितने रिएक्टेंट हैं? एक रिएक्टेंट है। कितने प्रोडक्ट बने? 2 प्रोडक्ट बने। तो क्या डीकम्पोजिशन है? यस, बिल्कुल है डीकम्पोजिशन। किसकी वजह से हुई? हीट की वजह से हुई। और जब हीट की वजह से डीकम्पोजिशन होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन। क्या कहते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, क्या कहेंगे? थर्मल डीकम्पोजिशन, ऊष्मीय अपघटन या वियोजन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम सेकंड लाइट पे। सिल्वर क्लोराइड AgCl, आपने इसको सनलाइट में रख दिया, धूप में रख दिया, सूर्य के प्रकाश में रख दिया, तो सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन गैस अलग हो गई। तो हुआ क्या? यहाँ पर भी एक रिएक्टेंट था और क्या हुआ? यहाँ पर 2 प्रोडक्ट आपको मिल गए। जब एक रिएक्टेंट से 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं तो क्या होता है? डीकम्पोजिशन होता है। एंड विच टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन? फोटोलिटिक। कौन सा हुआ यहाँ पर? फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। ठीक है, प्रकाशीय अपघटन। थर्ड है वाटर। जब हमने वाटर में से इलेक्ट्रिक एनर्जी मीन्स करंट पास करना, इलेक्ट्रिक करंट पास करना, विद्युत पास करना, जब हम वाटर में से इलेक्ट्रिक एनर्जी पास करते हैं तो क्या हो जाता है? वाटर जो है ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। वाटर किस में ब्रेक हो गया? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो यहाँ पर भी एक रिएक्टेंट था, आपको 2 प्रोडक्ट मिले, तो क्या हो गई? यहाँ पर भी डीकम्पोजिशन। यहाँ पर भी क्या हो गया? वियोजन हो गया। और विद्युत की वजह से हुआ, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुआ, इसीलिए कैसा डीकम्पोजिशन? इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन, विद्युतीय अपघटन। ठीक है, अब हिंदी में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्राप्त की जाती है। आपको वियोजन अभिक्रिया के 3 समीकरण लिखनी है। एक ऊष्मा के, जब ऊष्मा से हो रहा हो वियोजन, जब प्रकाश से हो रहा हो, सूर्य के प्रकाश से, और जब विद्युत से हो रहा हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। फिर से वही कैल्शियम कार्बोनेट है, तो हमने इसको हीट किया तो किस में ब्रेक हो गया? ये कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाई ऑक्साइड में। किस में हुआ? कैल्शियम
ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक रिएक्टेंट था, एक अभिकारक था, दो उत्पाद में ब्रेक हो गया, टूट गया, तो क्या है ये वियोजन है। और ऊष्मा की वजह से हुआ तो क्या बोलेंगे इसको हम ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन, दोनों बोल सकते हैं हम। सेकंड है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। जब आपने सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखा, सूर्य के प्रकाश में रखा, सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन गैस अलग हो गई, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक अभिकारक दो उत्पाद में ब्रेक हो गया। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, वियोजन हुआ। किसकी वजह से हुआ, सूर्य के प्रकाश से हुआ। तो क्या रहेगा यहाँ पर, कौन सा अपघटन हुआ यहाँ पर, प्रकाशीय अपघटन, क्योंकि प्रकाश की वजह से अब हुई है यहाँ पर डिकम्पोजिशन। थर्ड है वाटर। वाटर में से आपने क्या किया, जल में से आपने क्या किया, विद्युत ऊर्जा पास करी, करंट पास कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी पास की। तो क्या हुआ यहाँ पर, वाटर ब्रेक हो गया हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। फिर से सेम बात करेंगे हम, यहाँ पर दो अभिकारक थे, सॉरी यहाँ पर एक अभिकारक था और आपको क्या मिला, इधर दो उत्पाद मिले, दो प्रोडक्ट मिले। तो क्या हुआ यहाँ पर, डिकम्पोजिशन हुआ। किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, विद्युत की वजह से। क्योंकि विद्युत की वजह से अपघटन हुआ तो कैसा रहेगा, विद्युतीय अपघटन या फिर वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आपको अंतर बताना है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन और डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन में आपको अंतर बताना है। एंड राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, इनके लिए आपको एक रिएक्शन भी बतानी है, एक अभिक्रिया भी लिखनी है। ठीक है, इसने जो है आपसे रिएक्शंस भी पूछे, मीन्स एग्जाम्पल पूछ रहा है ये हमसे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के। तो पहले डेफिनेशन करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक एटम या फिर एटम का कोई ग्रुप डिस्प्लेस कर दे, हटा दे जगह से, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम अ कंपाउंड। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक एटम या एटम का कोई समूह, एक परमाणु या परमाणुओं का कोई समूह किसी दूसरे परमाणु या परमाणुओं के यौगिक से परमाणु को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे, उसकी जगह से उसको हटा दे। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर हम कह सकते हैं इसको विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल में क्या हुआ, आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन ने कॉपर को इसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया, इसके कंपाउंड से हटा दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, आयरन सल्फेट बना और यहाँ पे क्या हो गया, कॉपर बना। आयरन ने कॉपर को क्या किया, डिस्प्लेस किया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आयरन कॉपर के साथ कॉपर की जगह पे आ गया और कॉपर आयरन की जगह पे आ गया। इधर देखिए रिएक्शंस। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इस एटम ने इस एटम को इसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया। क्योंकि एक ही डिस्प्लेसमेंट हो रही है इसीलिए क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप कह सकते हो इसको सिंपल डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहिए या सिंपल डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस पता लग रहा है ना। सिंगल बोल रही हूँ, एकल, एक डिस्प्लेसमेंट बोलिए या साधारण आप जो है इसको डिस्प्लेसमेंट कह दीजिए, एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या किया है, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए, हियर आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ पे जो आयरन है वो डिस्प्लेस कर रहा है किसको, कॉपर से, और कहाँ से, उसके सॉल्यूशन से। ठीक है, सेकंड एग्जांपल भी है, FeSO4 प्लस Zn, आयरन सल्फेट जब जिंक के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या मिला आपको, जिंक सल्फेट प्लस आयरन। तो यहाँ पे क्या होता है, जिंक अब आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन तो कॉपर से ज्यादा था तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये देखिए, जिंक ने आयरन को उसके सॉल्यूशन से, उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया, जिंक के यहाँ पे आ गया और आयरन जो है वो साइड में एज अ प्रोडक्ट निकल गया है। तो यहाँ पर क्या हुई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, हिंदी वाले भी ध्यान से समझे, बिकॉज रिएक्शंस जो है वो सेम रहने वाले हैं, रिएक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अब उसके बाद क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर तो एटम या फिर ग्रुप का एटम डिस्प्लेस हो रहा था, यहाँ पे आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या रहेगा, आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा, किस में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। जैसे यहाँ पर है सोडियम सल्फेट जब बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या मिला हमें, बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। क्या मिला, बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देखिए आयंस कैसे एक्सचेंज हुए, सोडियम ने बैरियम को डिस्प्लेस किया, बैरियम ने सोडियम को, आप ये भी बोल सकते हो, या फिर इन दोनों ने क्या कर लिया, अपनी पोजीशन चेंज की है। पहले सोडियम सल्फेट के साथ था, अब सोडियम क्लोरीन के साथ आ गया। पहले बैरियम क्लोरीन के साथ था, अब बैरियम सल्फेट के साथ आ गया। और ये डिस्प्लेसमेंट हुई कैसे, वो मैंने आपको बेसिक में सिखाया था कि कंपाउंड्स बनते कैसे हैं, कैसे बनेंगे। देखिए अगर मैं इसके आयंस की बात करूं, यहाँ पर ये ब्रेक हो जाएगा Na पॉजिटिव में और SO4 2 नेगेटिव में, ऐसे ब्रेक होता है, मीन्स चार्जेस तो यही होते हैं ना इनके। यहाँ पे अगर हम ब्रेकिंग करें इनकी तो क्या रहेगा, Ba2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव वाला है तो ये पॉजिटिव के पास तो जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा, बिकॉज सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को जो प्रति आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। तो ये पॉजिटिव के पास एक ही पॉसिबिलिटी है, ये कहाँ जाएगा, सल्फेट के साथ, और सोडियम कहाँ आएगा, क्लोरीन के साथ। ये भी तो पॉजिटिव नेगेटिव ही कनेक्ट थे, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव ही कनेक्ट थे, यहाँ पे भी ये पॉजिटिव नेगेटिव थे। तो अब हुआ क्या, इन्होंने अपने आयंस चेंज कर लिए। इसका जो पॉजिटिव था वो तो क्लोरीन के पॉजिटिव नेगेटिव के साथ चला गया, मीन्स बैरियम के साथ जो नेगेटिव था। आप देख रहे हो ध्यान से, पहले ये एक, मैं ब्लू कलर से अब जो इंडिकेट कर रही हूँ वो ध्यान रखना, पहले ये एक पेयर था और ये एक पेयर था। इन्होंने अपने आयंस एक्सचेंज कर लिए। आयंस कैसे एक्सचेंज किए वो देखिए, ये तो इसके साथ चला गया और ये इसके साथ, तो कर नहीं लिया इन्होंने अपने आयंस एक्सचेंज। ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, तो इनके आयंस क्या हो गए हैं, एक्सचेंज। कब होता है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो क्या मिल गया हमें, BaSO4 NaCl। ठीक है, ऐसे ही सेकंड को भी समझ लीजिए एक बार। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं इसके भी आयंस लिख रही हूँ, क्या रहेगा, Ba2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और यहां पर क्या है, H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, पेयर बना लेते हैं, ये एक पेयर है Ba2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव और ये एक पेयर है। अब देखिए यहाँ पर आयंस कैसे एक्सचेंज हुए हैं वो देखिए, यहाँ पर क्या है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये पॉजिटिव है तो कहाँ जाएगा, इसके नेगेटिव के पास, और ये पॉजिटिव है तो ये इसके नेगेटिव के पास। आयंस क्या हो गए इनके आपस में, एक्सचेंज। एक्सचेंज होने के बाद बनेगा क्या, देखिए Ba2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, इतना ही पॉजिटिव इतना ही नेगेटिव, बैलेंस, तो क्या बना, सिंपल BaSO4। ऐसे ही H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो क्या बनेगा, HCl। तो यहाँ पे क्या हुई है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हिंदी में करते हैं आप स्टूडेंट्स। विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के लिए आपको समीकरण लिखनी है। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक में एक परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। ये परमाणु ने इस परमाणु को इसके यौगिक से विस्थापित कर दिया, तो क्या हो गई, विस्थापन अभिक्रिया। मिला क्या हमें, FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पर आयरन ने कॉपर को इसके विलयन से, इसके सॉल्यूशन से, इसके यौगिक से अलग कर दिया है। सेकंड, यहाँ पे देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के आयन परस्पर बदल जाते हैं उन्हें विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के आयन आपस में बदल जाते हैं, इनके रिएक्टेंट के, उसे हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और वो आयंस कैसे एक्सचेंज हुआ मैंने अभी आपको सिखाया, लास्ट जो इसी का इंग्लिश में करा रही थी ना जब, तब मैंने आपको अच्छे से कराया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, बैरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड किस में चेंज हो गया, बैरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है, शुद्धिकरण करना, जब चांदी को प्योर किया जा रहा होता है। द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्ड डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। जब हम सिल्वर को रिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर होता क्या है, जो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है ना, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से सिल्वर को ना कॉपर डिस्प्लेस कर देता है। मीन्स जो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, कॉपर ने इस सिल्वर को इस नाइट्रेट के साथ से हटा देता है। तो इसकी हमें रिएक्शन लिखनी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कॉपर है, सिल्वर नाइट्रेट है, कॉपर ने क्या किया, इन सिल्वर महाशय को ना यहाँ से हटा दिया, तो ये देखिए यहाँ के बैठ गए। यहाँ पे क्या है, कॉपर नाइट्रेट। कंपाउंड कैसे बना स्टूडेंट्स, आता होगा आपको बनाना, Cu2 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, ये चार्ज जो है यहाँ आएगा, मीन्स 2 यहाँ पे आएगा और ये 1 यहाँ पे आएगा, तो बनेगा क्या, CuNO3 2। ठीक है, ओके। चलिए अब करते हैं हिंदी में। हिंदी में देखिए, देखिए सिल्वर के शोधन में, मीन्स जब हम सिल्वर का शुद्धिकरण कर रहे होते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा तांबा जो होता है, तांबे के द्वारा क्या किया जाता है, सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट से विस्थापित कर दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया के लिए हमें अभिक्रिया लिखनी है। क्वेश्चन क्या है, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से सिल्वर को विस्थापित कर दिया, किसने, कॉपर ने। तो आपको बस यही अभिक्रिया लिखनी है। मीन्स उसने आपको रिएक्टेंट दे दिया, प्रोडक्ट पूछ रहा है आपसे। तो ये कॉपर है, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर ने सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो कॉपर नाइट्रेट बना और सिल्वर जो है वो एज अ प्रोडक्ट, एज अ उत्पाद बाहर निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, किसे कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, आपको ना इसका एग्जाम्पल देना है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट ऑफ व्हाइट कलर, कोई भी अभिक्रिया जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना रही हो। प्रेसिपिटेट क्या है, अवक्षेप होता है जो विलयन के अंदर घुलता नहीं है, सॉल्यूशन के अंदर ना घुलता नहीं है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ये घुलता नहीं है। तो एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट ऑफ व्हाइट कलर इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए सीधी सी बात है, ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बने, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अवक्षेप बन रहा है तो अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, एग्जाम्पल इसके जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के है ना, सेम वही एग्जाम्पल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में बनते हैं। उसमें से एक तो साल्ट मिल जाता है हमें और एक प्रेसिपिटेट मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये एग्जाम्पल अभी किया था हमने ऊपर कि सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या मिलेगा, बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। है क्या ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड देखिए, लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये भी अपने आयंस क्या कर लेंगे, एक्सचेंज। पहला वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, बाद वाला हमेशा नेगेटिव। इसका भी पहले वाला क्या रहेगा, यहाँ पर वापस बता रही हूं मैं, पहले वाला पॉजिटिव बाद वाला नेगेटिव, पहले वाला पॉजिटिव बाद वाला नेगेटिव, दो है ना यहाँ पर, लेड और नाइट्रेट। तो लेड पॉजिटिव, नाइट्रेट नेगेटिव, पोटेशियम पॉजिटिव और आयोडीन क्या है यहाँ पर, नेगेटिव। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये पॉजिटिव है तो किसके साथ जाएगा, नेगेटिव के साथ, दैट मीन्स पी भी तो आई के साथ आएगा। ये देख लीजिए, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, KNO3। ठीक है स्टूडेंट्स, हिंदी में करते हैं आप। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप समझते क्या हैं, आपको जो है उदाहरण देना है यहाँ पर। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें श्वेत रंग का अवक्षेप बनता हो। अवक्षेप आपको बता चुकी हूँ जो विलयन में घुलता नहीं है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें श्वेत रंग का अवक्षेप बनता, उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। एग्जाम्पल्स हैं इसके, सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड, चेंज किस में हो गया, प्रोडक्ट क्या मिला, बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड।
ऐसे ही लेड नाइट्रेट ने जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन की तो क्या मिला, पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड। ऊपर अभी मैंने आपको डिटेल में ये समझाए थे। क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इंपोर्टेंट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल ईच, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझाना है जब ऑक्सीजन गेन होती हो और जब ऑक्सीजन लूज होती हो। हाइड्रोजन की कोई बात नहीं करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन्स की कोई बात नहीं करेंगे, बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की। लेकिन आपको पता तो होना चाहिए। देखिए ऑक्सीडेशन कब कब होता है, पहले ऑक्सीडेशन पे चलते हैं। इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, अगर किसी सब्सटेंस ने ऑक्सीजन गेन करी है, हाइड्रोजन को लूज किया या इलेक्ट्रॉन को भी क्या किया, लूज किया। 3 कंडीशन आपको पहले भी बता रखी हैं। एक रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन गेन हो रही हो, हाइड्रोजन लूज हो रही हो या इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन जो है वहां पर लूज हो रहे हो, हाइड्रोजन लूज हो रही हो या ऑक्सीजन गेन हो रही हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उपचयन अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन चेंज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी, अब ऑक्सीजन मिल गई। कोई चीज मिली है तो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट किसका हुआ, ऑक्सीजन का, तो क्या हो गई यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। ठीक है। सेकंड देखिए, कॉपर था, कॉपर से क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। जब हमने कॉपर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की तो कॉपर ऑक्साइड बना। ऑक्सीडेशन कहाँ हुई, कॉपर था, कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी, अब मिल गई, ऑक्सीजन का लॉस, ऑक्सीजन का गेन हो गया, ऑक्सीजन का प्रॉफिट हुआ। और जब ऑक्सीजन का प्रॉफिट होता है, ऑक्सीजन का गेन होता है, तो क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन। सेकंड है रिडक्शन। रिडक्शन बिल्कुल ऑक्सीडेशन का अपोजिट है। अगर किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन लूज हो रही हो, हाइड्रोजन गेन हो रही हो या इलेक्ट्रॉन भी गेन हो रहे हो, वहां पे तो लूज हो रहे थे ना, या इलेक्ट्रॉन्स भी गेन हो रहे हों, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन अभिक्रिया। इफ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करता है, हाइड्रोजन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीजन लूज, हाइड्रोजन गेन या इलेक्ट्रॉन गेन, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। एग्जाम्पल्स देखिए, जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्ट किया तो क्या मिला हमें, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक ने क्या किया, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड ने जब कार्बन के साथ रिएक्ट किया तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बना। तो जिंक ऑक्साइड से क्या मिला हमें, जिंक मिला। पहले ऑक्सीजन थी, अब नहीं है, ऑक्सीजन का हो गया लॉस। जब ऑक्सीजन का होता है लॉस तो क्या बनती है, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखिए, कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, जब हमने इसको हीट कर दिया तो क्या मिला हमें, कॉपर प्लस वाटर। तो कॉपर ऑक्साइड किस में चेंज हो गया, कॉपर में। पहले ऑक्सीजन थी, अब नहीं है, लॉस हो गया ऑक्सीजन का। जब ऑक्सीजन का लॉस होता है तो क्या कहते हैं इसको हम, रिडक्शन अपचयन। ठीक है। अब यहीं से हम एक और क्वेश्चन करते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। देखिए इसी एग्जाम्पल को देखिए, यहां पर क्या हुई, ऑक्सीजन कॉपर के पास पहले थी, अब नहीं है, लॉस हुआ ऑक्सीजन का तो हो गई रिडक्शन। यहाँ पे भी देख लीजिए क्या हो रहा है, हाइड्रोजन थी, पहले ऑक्सीजन नहीं थी, अब आ गई, गेन हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। यहाँ रिडक्शन, यहाँ ऑक्सीडेशन। एक ऐसी अभिक्रिया, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, उसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन का। ठीक है। अब हिंदी में करते हैं। ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या करनी है और प्रत्येक के लिए आपको 2-2 उदाहरण भी देने हैं, उपचयन और अपचयन।
ऑक्सीजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की अभी हम बात यहाँ पर नहीं कर रहे। तो उपचयन क्या है? यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन को ग्रहण करता हो, मीन्स उसने ऑक्सीजन को गेन किया हो, उस पदार्थ को ऑक्सीजन का लाभ हुआ हो, या हाइड्रोजन की हानि हुई हो, या इलेक्ट्रॉन की हानि हुई हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या निकल गई है? हीट। यहाँ से देखिए, कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं थी, अब मिल गई, ऑक्सीजन का लाभ हो गया, ऑक्सीजन ग्रहण कर ली, तो क्या हो गया यहाँ पर? उपचयन, ऑक्सीडेशन। सेम एज इट इज सेकेंड एग्जाम्पल में, कॉपर ऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना है? कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर से कहाँ जाएंगे? कॉपर ऑक्साइड से। ठीक है, मेटल से ही जाते हैं हम यहाँ पर, मतलब जो हमारा मेन एलिमेंट है। कॉपर से कहाँ जाएंगे हम? कॉपर ऑक्साइड पे। तो कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी, अब मिल गई, ऑक्सीजन का लाभ हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गई? ऑक्सीडेशन, उपचयन हो गया। सेकेंड है अपचयन। यदि किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की हानि हो, या हाइड्रोजन की वृद्धि हो, या इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, जिंक ऑक्साइड ने जब कार्बन के साथ रिएक्ट किया तो जिंक मिला हमें और कार्बन मोनोऑक्साइड मिली। जिंक ऑक्साइड से जाएंगे जिंक पे। जिंक ऑक्साइड के पास पहले ऑक्सीजन थी, अब ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की हो गई हानि। ऑक्सीजन की हानि होने का मतलब क्या है? अपचयन। फिर थर्ड है कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना? कॉपर प्लस वाटर। क्या बना? कॉपर प्लस वाटर। तो यहां से क्या हो गया? देखिए, कॉपर ऑक्साइड से कहाँ जाओगे आप? कॉपर पे। पहले ऑक्सीजन थी, अब ऑक्सीजन नहीं है। अब ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन की हो गई हानि, और जब ऑक्सीजन की हानि होती है तो क्या होता है? अपचयन। क्या होता है? अपचयन, रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। A shiny brown colored element X on heating in air becomes black in color। एक शाइनिंग ब्राउन कलर का एलिमेंट था कोई X। ठीक है, शाइनी था, चमकदार कोई ब्राउन कलर का भूरे रंग का एलिमेंट X है। इस X का नाम हमें नहीं पता क्या है, वेरिएबल है। एक भूरे रंग का जो है एक पदार्थ था X, जिसको जो है जब हम एयर में गर्म करते हैं ना तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है। वो कैसा हो जाता है? ब्लैक कलर का। तो आपको इस एलिमेंट X का नाम बताना है और जो ब्लैक कलर का कंपाउंड बना है उसका नाम बताना है। क्या करना है आपको? इस एलिमेंट X का नाम बताना है, और जब इस एलिमेंट को हमने एयर के साथ हीट किया है, हमने एयर में इसको जो है गर्म किया, तो एक नया कंपाउंड बन गया। उस नए कंपाउंड का भी नाम देना है जो कि ब्लैक कलर का है। तो देखिए, एलिमेंट X क्या है? कॉपर। एलिमेंट X क्या है? कॉपर, तांबा। और जो ब्लैक कलर का कंपाउंड बना है वो क्या है? कॉपर ऑक्साइड, तांबे का ऑक्साइड है वो। बिकॉज कॉपर इज शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट। कॉपर कैसा है भाई? चमकदार है, भूरे रंग का है। जब आपने वैन ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर फॉर्म ब्लैक कलर्ड कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड। जब ये जो ब्राउन कलर का एलिमेंट है ना, शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट जो कॉपर की हम बात कर रहे हैं, जब हमने इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई, जब हमने इसको हीट किया ऑक्सीजन के साथ, तो नया कंपाउंड बन गया हमारा क्या? कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ की, हमने इसको हीट कर दिया तो क्या बना? कॉपर ऑक्साइड। तो ये तो एलिमेंट था X, और ये एलिमेंट था जो ब्लैक कलर का रिएक्शन के बाद बना है कॉपर ऑक्साइड। हिंदी में करते हैं आप। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। जब हमने एक एलिमेंट X है वो भूरे रंग का है, जब हमने इसको वायु में गर्म किया तो काले रंग का हो गया। तो इस X का भी नाम बताओ
और ये जो काले रंग का यौगिक बना है इसका भी नाम हमें बताना है। तो देखिए तत्व X क्या है, तांबा है। तत्व X क्या है, तांबा, तथा काले रंग का यौगिक क्या है, कॉपर ऑक्साइड। काले रंग का यौगिक क्या है, कॉपर ऑक्साइड। जब भूरे रंग का तत्व तांबा वायु में गर्म किया जाता है तो काले रंग का यौगिक कॉपर ऑक्साइड बनता है। ये देखिए ये कॉपर था, आपने इसको एयर में क्या कर दिया, गर्म कर दिया। गर्म करने का सिंबल है ना ट्रायंगल का, तो क्या मिल गया, कॉपर ऑक्साइड। तो ये एलिमेंट कॉपर X था जो कि ब्राउन कलर का था, और ये एलिमेंट क्या है, ब्लैक कलर का जो है अब बना है। तांबे को अगर आप गर्म करोगे ना एयर में तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। हम लोहे की चीजों पर पेंट क्यों करते हैं। जो लोहे की चीजें हैं, लोहे की जो है आर्टिकल्स हैं, उनके ऊपर हम पेंट क्यों करते हैं। क्यों करते हैं भाई हम पेंट, ताकि लोहा जो है वो खराब ना हो, उसको जंग ना लगे, क्योंकि लोहे को जंग लग जाता है तो वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए ही हम लोहे के ऊपर क्या करते हैं, पेंट करते हैं। तो आंसर देखो, आयरन इज अ रिएक्टिव मेटल। आयरन क्या है, एक रिएक्टिव मेटल है, एक क्रियाशील धातु है। इट रीडली, रीडली मीन्स आसानी से, इट रीडली रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन एयर। ये आसानी से जो है ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर जाती है जब हम इसको एयर में रखते हैं। और एयर में भी किसके साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मीन्स ऐसी जगह जहां पर एयर है और नमी है और वहां पर लोहा रखा हो तो लोहे को क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि आयरन बहुत रिएक्टिव है, वो जल्दी से ही एयर के साथ और वाटर जो गैसेस फॉर्म में होता है, मीन्स नमी जो होती है उसके साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक ब्राउन कलर की परत चढ़ा लेता है, जिसको हम बोलते हैं जंग, रस्ट बोलते हैं जिसको हम। तो ए ब्राउन कलर्ड पाउडर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल, दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन और कोरोजन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, या फिर हम क्या कहेंगे इसको, कोरोजन, लोहे को जंग लगना या फिर संक्षारण। रिएक्शन देखिए, रिएक्शन मेन है, ये आयरन है, आयरन को वाटर मिला, आयरन को एयर मिली, तो क्या हो गया भाई, जंग लग गया। ये देखिए जंग लग गया, ये जंग का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये, जंग का। क्या फॉर्मूला है, Fe2O3.XH2O। मतलब क्या है इसका, देखिए आयरन को ना वाटर मिल गया, कितना भी वाटर मिले, X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एनी मॉलिक्यूल, 1 2 3 50 100 जितने चाहे उतने ले लीजिए, पानी होना चाहिए बस। लोहे को अगर पानी मिल गया और उसको हवा मिल गई तो लोहे को क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा, लोहा जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है। तो इसी से बचने के लिए, टू अवॉइड रस्टिंग, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर पेंट करते हैं। किसके ऊपर, आयरन आर्टिकल्स के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, हिंदी में करते हैं अब। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। लोहा क्या है, एक क्रियाशील धातु है। यह आसानी से वायु में उपस्थित नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया करता है। क्रियाशील धातु होने की वजह से ये क्या होता है, वायु में जो उपस्थित नमी है, मीन्स वायु भी मिल गई, नमी भी मिल गई और लोहा तो है ही, तीनों मिलके क्या बना देते हैं, लोहे, मतलब तीनों जब मिल जाएंगे तो लोहे के ऊपर जो है ना एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिस परत का नाम क्या है, जंग। इस प्रक्रिया को लोहे का संक्षारण या जंग लगने की प्रक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, जो रिएक्शन है, आयरन को वाटर मिला, ऑक्सीजन मिली, तो क्या लग गया, जंग लग गया। पेपर में पूछ लेता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, रस्ट का फॉर्मूला क्या है, जंग का फॉर्मूला क्या है, तो क्या होता है Fe2O3.XH2O। ठीक है, मीन्स आयरन ऑक्साइड के साथ जो है X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, वाई। जो ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स है ना, ऐसे खाने के पदार्थ जिसमें तेल है और वसा होता है, तो उनको जो है फ्लश किया जाता है, मीन्स उनके जो कंटेनर होते हैं, जो पैकेट्स होते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्यों। द ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन
नाइट्रोजन से फ्लश किया जाता है। क्यों? बिकॉज नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस, इट प्रिवेंट सच फूड सब्सटेंस फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। नाइट्रोजन क्या करती है भाई, ऐसे सब्सटेंस को ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने से रोकती है। ये इनर्ट गैस है, ये इन पदार्थों को, जो खाने के पदार्थ है जिसमें ऑयल और फैट है, इन पदार्थों को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने से रोकती है। मीन्स ऐसे सब्सटेंस जिनको ये क्या कर देती है, नाइट्रोजन ऐसे सब्सटेंसों को ऑक्सीडाइज नहीं होने देती। बिकॉज अगर ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गए ना तो वो खराब हो जाते हैं। मीन्स ये क्या काम करती है, इट प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ सच फूड आर्टिकल्स। ये ऐसे पदार्थों को खराब होने से बचाती है। कैसे पदार्थों को? जिसमें तेल और वसा होता है। ठीक है, जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस ही भरी जाती है। 19th देखिए, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? फिर से सेम वही बात है, तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है। ये खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से बचाती है। फिर से सेम बात हम कहेंगे कि नाइट्रोजन ना, जो खाने की चीज है ना, उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ नहीं होने देती। क्योंकि जो ऑक्सीकृत होना है, ऑक्सीडाइज होना है, मतलब ऑक्सीजन का गेन करना ही तो है। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी तो ऑक्सीडाइज कैसे हो पाएगा? तो नाइट्रोजन का काम क्या है कि नाइट्रोजन जो है ना, खाने के पदार्थों की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ नहीं होने देती। ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी और ना ही खाद्य पदार्थ हमारे जो वसा और तेल युक्त हैं खराब होंगे। तो नाइट्रोजन गैस का काम क्या है? खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाना। जो पैकेट्स होते हैं उनके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं, नाइट्रोजन गैस। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जाम्पल। आपको जो है इन टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन होता है संक्षारण, रेंसिडिटी होते हैं विकृत गंधीता। कोरोजन का तो अभी ऊपर भी पढ़ा था हमने। कोरोजन क्या है, संक्षारण क्या है? द वीकनिंग ऑफ मेटल आर्टिकल ड्यू टू एनवायरमेंटल इफेक्ट इज कॉल्ड कोरोजन। जो मेटल आर्टिकल्स हैं, मेटल आर्टिकल्स का वीक होना, मेटल आर्टिकल्स का कमजोर होना क्या कहलाता है? धातु का खराब होना क्या कहलाता है? कोरोजन। किसकी वजह से? एनवायरमेंटल इफेक्ट। एनवायरमेंटल इफेक्ट में एसिडिक गैसेस आ जाएंगी, एयर आ जाएगी, वाटर ड्रॉपलेट्स मींस मॉइस्चर आ जाएगा। ये सब फैक्टर्स ही हैं लोहे को या मेटल को खराब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो द वीकनिंग ऑफ मेटल आर्टिकल ड्यू टू एनवायरमेंटल इफेक्ट इज कॉल्ड कोरोजन। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर जनरली रिएक्ट विद द मेटल फॉर्मिंग देयर ऑक्साइड। अगर हम किसी भी मेटल के ऑक्साइड की बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब वो मेटल की रिएक्शन किसके साथ हो रही है? ऑक्सीजन के साथ हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर जनरली रिएक्ट विद मेटल फॉर्मिंग देयर ऑक्साइड। जो ऑक्सीजन है ना, वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बना देती है? मेटल के ऑक्साइड। और एसिडिक गैसेस जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब भी क्या कर देती हैं? मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटल को कमजोर बना देती है, मेटल को वीक कर देती हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल देख लीजिए। रस्टिंग ऑफ आयरन इज द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 18 में पढ़ चुके हैं कि लोहे को जंग लगता कैसे है। तो कोरोजन का एग्जाम्पल क्या रहेगा? रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना, संक्षारण का एक उदाहरण है। रेंसिडिटी देखिए, द चेंज इन कलर, स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड आर्टिकल्स कंटेनिंग फैट ऑयल व्हेन दे आर लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड रेंसिडिटी। विकृत गंधिता क्या है कि जो खाना होता है ना, खाने का कलर चेंज हो जाना, रंग चेंज हो जाना, स्मेल चेंज हो जानी, जो गंध है वो चेंज हो जानी, और जो टेस्ट है, इन तीनों का चेंज हो जाना। जब हम खाने को थोड़े लंबे समय तक रख देते हैं तो क्या हो जाता है? खाना जो है वो खराब हो जाता है। इट अकर्स ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और ये क्यों होता है? खाना जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है उसकी वजह से होता है। तो द रैंसिड फूड बिकम अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। जो रैंसिड फूड है वो क्या है? ह्यूमन कंजप्शन मीन्स अगर हम उसे खा लेंगे तो वो हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी क्या है? देखिए, रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर के अंदर जो है, हमें अगर खाने को रखेंगे तो उसे हम रैंसिडिटी से बचा सकते हैं, विकृत गंधिता से बचा सकते हैं। जो तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ होते हैं ना, तो उन्हें अगर हम जो है नॉर्मली भी जो फूड है उसे अगर हम एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो वो जो है रेंसिड होने से, खराब होने से बच सकता है।
ठीक है। खास करके ये बात कर रहा है वही चिप्स की। ऐसा नहीं है कि आप गर्मियों के दिनों में बिल्कुल पैक करके खाने को रख दोगे एयरटाइट कंटेनर में तो वो खराब नहीं होगा, वो तो गर्मी से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो तो वैसे खराब हो जाएगा। ठीक है ना। ये बात कर रहे हैं जो हमारे ऑयल और फैट्स कंटेनिंग फूड होते हैं ना उनकी। फ्लश्ड द बैग ऑफ सच फूड आर्टिकल विद एन इनर्ट गैस लाइक नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 19 में हम पढ़ के आए हैं ये कि ऐसे जो फूड आर्टिकल्स होते हैं उनके साथ कौन सी गैस को फिल किया जाता है उनके पैकेट्स में, नाइट्रोजन गैस को। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल्स को ऑक्सीडाइज होने से बचाती है, ऑक्सीडेशन नहीं होने देती। एंड लास्ट क्या है? यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट प्रतिऑक्सीकारक का यूज करना। प्रतिऑक्सीकारक क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन की दर को, मतलब ऑक्सीडेशन होने की क्रिया को स्लो कर देते हैं, धीमी कर देते हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? खाने को खराब होने से बचा सकते हैं, जैसे कि जो ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड होता है उनको। अब हिंदी में करते हैं। निम्न पदों का वर्णन करना और हर एक का एक एक उदाहरण भी देना है। पहला है संक्षारण, दूसरा है विकृत गंधिता। संक्षारण क्या है? धातुओं का पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होकर कमजोर हो जाना। पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होकर धातु जब कमजोर हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? संक्षारण। और क्यों, कैसे होता है ये? सामान्यतः वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन है ना वो धातु के साथ मिलकर क्या बना लेती है? धातु के ऑक्साइड बना लेती है, जैसे सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ये सब क्या है? धातु के ऑक्साइड हैं। वायु की उपस्थिति में, वायु में उपस्थित अम्लीय गैस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी क्या करती हैं? धातु के साथ क्रिया करके धातु को कमजोर बना देती हैं। तो धातु का कमजोर होना ही क्या है? संक्षारण है। उदाहरण के लिए जैसे लोहे को जंग लगना क्या है? संक्षारण का एक उदाहरण है। फिर लास्ट है विकृत गंधिता। तेल वसायुक्त खाद्य पदार्थों के रंग, गंध, स्वाद आदि में परिवर्तन आना जब उन्हें वायु में खुला छोड़ देते हैं। आप चिप्स को थोड़ी देर खुला छोड़ के देखिए, उसका कलर भी चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट भी और उसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है। तो तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों का रंग, गंध और स्वाद, इनमें परिवर्तन आना जब हम उन्हें वायु में खुला छोड़ देते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। ऐसे खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के कारण होता है, क्योंकि खाद्य पदार्थ की रिएक्शन किसके साथ हो गई है? ऑक्सीजन के साथ। और जब पदार्थों की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो जाती है तो वो क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है उसका। विकृत गंधित खाद्य पदार्थ खाने के लिए क्या रहते हैं? उपयुक्त नहीं रहते। अगर आप विकृत गंधित खाद्य पदार्थों को खाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे, ये खाने के लिए सही नहीं है। बचाव क्या है विकृत गंधिता से? खाद्य पदार्थों को वायुरुद्ध डिब्बे में बंद रखकर विकृत गंधिता से बचा जा सकता है। जो चिप्स हैं, जो पैकेट्स हैं, खास करके नमकीन भी आप देखते होंगे शॉप पे जो है वो बंद डिब्बे में रखी जाती है, कांच के डिब्बे में रखी जाती है, ताकि वो ऑक्सीकृत होके जो है खराब ना हो। तो खाद्य पदार्थों को जो है वायुरुद्ध डिब्बों में रखना चाहिए ताकि विकृत गंधिता से बचा जा सके। खाद्य पदार्थों को पैकेट में अक्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन भरकर भी हम खाद्य पदार्थों को जो है ऑक्सीकृत होने से बचा सकते हैं। जो खाद्य पदार्थों के पैकेट होते हैं उसमें कौन सी गैस भरें? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्या करेगी? ऑक्सीकरण होने से बचाएगी। प्रतिऑक्सीकारक पदार्थों के प्रयोग से हम क्या करें? प्रतिऑक्सीकारक का यूज कर लें, जो क्या कर देते हैं? ऑक्सीकरण की जो क्रिया है ना, ऑक्सीडेशन होने की जो प्रोसेस है उसकी गति को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो इन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं? जो तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ है ना उन्हें हम खराब होने से बचा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है ये लेसन कंप्लीट हो गया है। कल हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।